हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्थ के ज्योग्राफी के जो चैप्टर 1 हैं, तो उसका मतलब उसे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा आगे का। तो ठीक है, तो वो देख लीजिए। और ये मैं हिंदी मीडियम में करवाने वाली हूँ, तो हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है मेरे चैनल पे। तो ये मैं हिंदी में करवाने वाली हूँ, इंग्लिश वाला ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर देख सकते हो। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पढ़ोगे दोनों समझ में आएगा। लेकिन आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो तो वो वाला पढ़ना। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो, आज का टॉपिक है हमारा चंद्रमा। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? चंद्रमा। हमने पीछे का सारे कवर कर लिया था। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। वो क्या है? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी का जो व्यास है ना, उसके व्यास से इनका ना 1/4 है बस। ठीक है, चौथे पार्ट का एक ही भाग है। यह इनका बड़ा यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत पास है। हमें बड़ा चांद इसीलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे बहुत पास है। पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है ना। यह हमसे लगभग कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बस इतना ही है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों में तुलना करो। आप बताओ, पृथ्वी से सूर्य कितने किलोमीटर दूरी पे था? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे था। ठीक है, लेकिन ये इतना है, तो मतलब ठीक ही है ना, उनसे कम ही है। वो करोड़ में था, ये लाख में ही है। तो ये देखो, रॉकेट से यानी कि ये गिर रहा है, ये उपग्रह में प्रवेश कर रहा है। सैटेलाइट ही बोलते हैं ना, जैसे सैटेलाइट बोलते हैं। तो अच्छा देखो, तो ये वेट, देखो चंद्रमा, एक मिनट रुक जाइए। क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के यानी कि ये पृथ्वी है, तो इसके आसपास इर्द गिर्द घूमता है ना ये, तो घूमने में कितना? 27 दिन लगाता है। क्या लगाता है? 27 दिन लगाता है। लगभग इतने ही समय यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, खुद के अक्ष पर भी चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी की तरह, तो उसे भी 27 दिन ही लगता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों? चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इनकी जो कंडीशन है वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ पर हम रह नहीं सकते। इसकी सतह पर पर्वत क्या है? इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, बहुत सारे खड्डे वगैरह हैं। ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। इनकी छाया जो देखते हो ना, बोलते हो दाग धब्बे क्यों पड़े हैं चंद्रमा पर इसीलिए दाग धब्बे पड़े हैं क्योंकि ना वहाँ पे क्या है? पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, बहुत सारे हिल्स वगैरह हैं, तो इसीलिए उनकी जो छाया दिखती है ना, तो हम बोलते हैं दाग धब्बे दिख रहे हैं। ठीक है, तो दाग धब्बे इसीलिए दिखते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ चंद्रमा से रिलेटेड। कितने नीचे आ गया, ये बता ही देती हूँ। वैसे मैं एक वीडियो बना दूँगी। जो उपग्रह होता है ना, एक खगोलीय पिंड ही होता है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो आपने पढ़ा था कि जो ग्रह होता है ना, वो सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन जो उपग्रह है ना, वो ग्रह की परिक्रमा करता है। इस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह को हम सैटेलाइट कहते हैं। एक कृत्रिम पिंड है, मतलब ये आर्टिफिशियल पिंड भी होता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया होता है, जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी पाने के लिए और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है, सैटेलाइट इसीलिए बनाते हैं ताकि ऊपर की जो जानकारियाँ हैं ना, वो हमें प्राप्त हो सके, हमें पता चल सके कि क्या है, कैसा है। ठीक है, ये इसीलिए इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और ये पहले भेजा जाता है, फिर जब हो जाए तो उसे स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसैट है ना, और ये इत्यादि, ये सब ना भारत का है, जो कि पृथ्वी पर भेजा जा चुका है। ठीक है, जो कि पृथ्वी पर भेजा जा चुका है। तो ये आपको देखो, अब क्षुद्र ग्रह पढ़ रहे हैं। हाँ, हमने पढ़ लिया क्या? पृथ्वी, चंद्र के बारे में हमने पढ़ लिया, तो पृथ्वी के बारे में हम देखते। अच्छा, मैं बता रही हूँ यहाँ पे
यहाँ पर देख रहे हो आप दाग धब्बे हैं ना, बहुत सारे दाग धब्बे ऐसे ऐसे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारे पर्वत है, पहाड़ है, माउंटेन है, गड्ढे हैं, मतलब कुछ कुछ है ना, इसीलिए छाया पड़ता रहता है ना, तो इसीलिए हमें दिखता है। एक ही फेज इसलिए दिखता है क्योंकि वो भी चक्कर लगाता रहता है। तो चलो क्षुद्र ग्रह हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्षुद्र ग्रह। देखो तारों, क्या हो गया, क्या है ये? तारों, ग्रहों और उपग्रहों, ठीक है। तारा मतलब स्टार, ग्रह मतलब प्लेनेट और उपग्रह मतलब सैटेलाइट के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पता है आपको? जो तारा भी लगाता है, सूर्य भी लगाता है, और उपग्रह भी, सॉरी, तारे लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं और उपग्रह, ये सब चक्कर लगाते हैं किसके? सन के। लेकिन इसके अलावा कुछ छोटे 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 पिंड, छोटी छोटी वस्तु भी इनके सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उन्हें ना हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र मतलब छोटा सा ग्रह, है ना। ये मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षाओं में उनके बीच पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वहाँ पर क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट हो चुके हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, चलो मैं आपको डायग्राम में ले जाती हूँ, हाँ डायग्राम के साथ बता, ठीक है। देखो देखो बोल लेते हैं ना वो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं ना। तो ये वाला आपको जो पट्टी दिख रही होगी, है ना, पट्टी जो दिख रही होगी, बेल्ट, तो यही क्षुद्र ग्रह है। वैज्ञानिकों का कहना, ये इनका भी मतलब ये लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना। वैज्ञानिकों का कहना ये है कि जैसे मंगल है, जैसे पृथ्वी है ना अभी ग्रह, उसी टाइम में ना पहले भी यहाँ पर ग्रह हुआ करते थे। और वो ग्रह किसी न किसी कारण से विस्फोट हो गए, तो उनके कुछ कुछ पार्टिकल्स बाकी है, ठीक है, कुछ कुछ पार्टिकल्स बाकी है, तो उनका कहना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पता है आपको, ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। अभी क्लियर हो गया 6th क्लास में, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। तो मतलब यही चीज़ है कि ये टूट कर अपने, मतलब यहाँ पर भी प्लेनेट होता था और ये अभी घूम रहे हैं उन्हीं की जगह पे। तो इनका कहना यही था। तो चलो आगे का टॉपिक है उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड। उल्का पिंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उल्का पिंड क्या होता है? देखो, ये भी क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े के साथ उल्का पिंड कहता है, ठीक है। उल्का पिंड भी जैसे ये सूर्य है ना, सूर्य के चक्कर कौन कौन उपग्रह वगैरह लगाते हैं, तो ये भी इसी तरह से अपना क्षुद्र ग्रहों की तरह, एस्टेरॉयड की तरह भी ये भी अपना ग्रह वो चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यह प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होती है। कभी कभी कोई उल्का पिंड सतह जल पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाती है, जिसका धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। अच्छा मैं बताऊँ आपको, ये इन डिटेल बताती हूँ, थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ। अच्छा, आपने वायुमंडल पढ़ा होगा, है ना, जो एटमॉस्फेयर होता है। तो ये मानकर चलो हमारे अर्थ का क्रस्ट है ना, क्रस्ट वाला पार्ट है पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी का क्रस्ट वाला 1000 किलोमीटर ऊपर तक कितना है? 5 लेयर है एटमॉस्फेयर का, 1 2 3 और 4 और 5 लेयर, ठीक है। इसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं और मीजोस्फेयर कहते हैं, थर्मोस्फेयर कहते हैं और इसे एक्सोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है? स्पेस है। स्पेस में क्या घूम रहा है? सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या घूम रहा है? ये उल्का पिंड घूम रहा है ना, उल्का पिंड घूम रहा है। तो उल्का पिंड क्या करता है? ये घूमता रहता है। कई बार क्या करता है? अर्थ की तरफ आना चाहता है ना, तो अर्थ की तरफ आ रहा है। अब अर्थ की तरफ आना चाहता है, ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो ये मतलब जाता जाएगा। ये एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर यहाँ पर जो जाएगा ना मीजोस्फेयर में, तो यहाँ पर इसकी होगी लड़ाई, मतलब इसके साथ घर्षण होगा। ये ले रहा है ना, बोलेगा भाई मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, वो बोलेगा मैं जाऊँगा, नहीं जाने दूंगा, जाऊँगा, ऐसे होता रहता है। तो यहाँ पर ना बहुत लड़ाई होती है, यानी कि घर्षण क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और फ्रिक्शन आपको पता है ना कि रब करने से, दोनों हैंड को रब करो ऐसे ऐसे, तो घर्षण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मानकर चलो कोई चीज़ यहाँ पर है और कोई चीज़ यहाँ पर है, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये घर्षण हो गया है ना। तो घर्षण हो रहा है, तो घर्षण में ना ये उल्का पिंड जो था छोटे छोटे, यहाँ पर क्या होगा? घर्षण की वजह से हीट जनरेट होगी ना, गर्मी जनरेट होगी, उष्मा जनरेट होगी। तो उष्मा की वजह से ना ये जलने लगता है और भगने लगता है। कहाँ पर? स्पेस में भगने लगता है, स्पेस में भग जाता है। फिर से ये यहाँ से आकर मार पीट कर भगा देते हैं एटमोसफेयर का लेयर, है ना, तो भगने लगता है। तो वहाँ पर मतलब आपने देखा होगा कभी टूटा हुआ तारा, तो टूटा हुआ तारा नहीं होता, ये शूटिंग स्टार है, मतलब उल्का पिंड है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया टूटा हुआ तारा, तो ये उल्का पिंड होता है। यहाँ तक तो इतना समझ में आया। अच्छा मानकर चलो ये आ रहा है
आ गया और कई बार ना ये अनबर्ड हो गया, यहाँ पर ज़्यादा लड़ाई नहीं हो पाई, ये एटमॉस्फेयर नहीं रोक पाया, तो यहाँ पर ये आकर गिर जाता है, ठीक है, अर्थ पे गिरा, अर्थ पे आकर गिर जाते हैं। यार मैंने मिटा दिया सारा, ठीक है। देखो मान कर चलो ये गिर गया है, ठीक है, अर्थ पे, ये अर्थक्रस्ट था, है ना, अर्थक्रस्ट था, अर्थ पे गिर गया ना, तो ये पता ही कैसे गड्ढा, लाइक बहुत गड्ढा बना देता है अर्थ को इस टाइप में, ठीक है। तो इस टाइप में बना देता है, इस टाइप में बना देता है, जिसका जितना मतलब फोर्स हो तो उसी की वजह से मतलब गड्ढा हो जाता है अर्थ पे। तो एक पता है महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में एक लूनार झील है, लूनार लेक, या फिर आप झील बोल सकते हो, लेक बोल सकते हो, है ना। तो वहाँ पे है ना, तो ये ना मेटेरोइड्स की वजह से ही है, यानी कि उल्का पिंड के वजह से ही वो बना है, ठीक है। किसके वजह से बना है, उल्का पिंड की वजह से बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या आप मैं ये बता रही हूँ, क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर में फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों से समूह में आकाशगंगा होते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे तारे हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे तारे मिलकर ना एक मतलब गंगा बनाते हैं, जिसे आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो देखो हमारे सौरमंडल में आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसके कल्पना आकाश में प्रकाश के एक बहती नदी से की जाती थी। तो बोलते थे लोग कि आकाश में ना एक बहती नदी है, लाइट की बहती नदी है, प्रकाशों की, है ना। इस प्रकार इनका नाम आकाशगंगा पड़ा, इसीलिए इनका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे तारे बादल सब बने होते हैं, ठीक है, उनके से बने होते हैं। तो देखो इस प्रकार लाखों आकाशगंगे मिलकर ब्रह्मांड बना होता है। क्या क्या बना होता है, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बना होता है, ब्रह्मांड, ठीक है। देखो बहुत सारे प्लेनेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब अर्थ से मिलकर क्या बने हुए थे, जो सौरमंडल, सोलर सिस्टम, है ना। मैं आपको बताऊंगी, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं, कोशिश करते हैं कि मिल जाए। इनके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। हमें फिर भी पता है कि हम इसी ब्रह्मांड के हिस्सा है। तो चलो मैं ये पढ़कर बताऊँ आपको। क्या आपको ब्रह्मांड के साथ अपना ब्रह्मांड के साथ आप अपना संबंध बता सकते हो? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारे सौरमंडल आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, हमारे जो आकाशगंगा है ना, उसका नाम है मिल्की वे का एक भाग है, ठीक है। सौरमंडल मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जो मिल्की वे है ना, वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य का विचार कीजिए और इसके लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। ऐसे मिल्की वे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और बाद में आके देखो, पृथ्वी जैसे एक ग्रह जैसे बहुत सारे ग्रह मिलकर सौरमंडल बनता है, जैसे सूर्य और सब मिलकर। अब बहुत सारे सौरमंडल जैसे चीज़ें मिलकर आकाशगंगा बने होते हैं। अब बहुत सारे आकाशगंगा मिलकर क्या बने होते हैं, ब्रह्मांड बने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड बने होते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे बताऊँ, मैं इसे समझाऊँ, आपको सॉल्व करके बता दूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ मुझे चाहिए क्वेश्चन आंसर, तो मैं आपको सॉल्व कर दूँगी। बाद में कि ये चैप्टर हुए एंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीक़ों से एंड हो गए। बहुत सारा नॉलेज मिला होगा आपको, बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी और बहुत कुछ जाना होगा आपने। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आप सब अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज़ करना, एक बार वीडियो देखना, एक बार बुक से पढ़ना, एक बार लिख कर पढ़ना, तो आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको याद ही हो जाएगा, तो पक्का याद हो जाएगा। तो आप याद कर लेना और मुझे बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड अच्छे से आप सब रेगुलर देखते रहना। कमेंट ज़रूर से करना कि कैसा लगा वीडियो, और आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।